हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो अपने डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन रखना चाहूँगी जो कि आज के डिस्कशन पे बेस्ड हैं। पहला कि JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं इंक्लूडेड हैं, जैसे इंडिया, चाइना और रशिया। तो ये ट्रू फॉल्स है जो कि हम एंड में देखेंगे। फिर उसके बाद हमें नॉर्थ से साउथ जो है अरेंज करना है। ये कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं जैसे कि काराकोरम पास, दौलत बेग, ओल्डी रोड, पैंगोंग सो लेक, दिप्सांग प्लेन। तो इनको हम लास्ट में देखेंगे। फिर उसके बाद है टोंगो वॉल्केनो, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ट्रू फॉल्स। फिर है बोरफू कान, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है चोला डायनेस्टी की। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन से रिलेटेड है। अभी थाईलैंड जो है कुछ अपने वहाँ इवेंट स्टार्ट कराएंगे, सीरीज़ ऑफ इवेंट होंगे उनके वहाँ, जो कि इंडिया और थाईलैंड की 75 साल की डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेलिब्रेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा जो 75वां साल आज़ादी का भी होने वाला है, और इंडिया और थाईलैंड के जो रिलेशन है वो उसके भी 75 साल होंगे। तो उसी पे थाईलैंड ने जो है कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं उनको। तो इसलिए हमारा इंडिया थाईलैंड का रिलेशन जो है इम्पोर्टेंट हो गया है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो इंडिया है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत, जो आप इंडिया की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट, तो उसके अंतर्गत इंडिया जो है इससे इंगेज होता है हमारे थाईलैंड से। और वैसे ही सेम थाईलैंड की एक्ट वेस्ट पॉलिसी है। तो ये दोनों पॉलिसी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों कंट्री के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ हैं ये। तो पहले इनका हम देखते हैं, इंडिया थाईलैंड के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो करीब $15 बिलियन के अराउंड है। बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो टोटल $15 बिलियन के बराबर है। ये डेटा कब का है? 2021 से 2022 के बीच का है। और जैसे आप बहुत सारे आपने डिफेंस कॉपरेशन देखे होंगे, डिफेंस कॉपरेशन में जैसे बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, और इंडिया जैसे बहुत कोई भी जो वॉरफेयर हैं या फिर मिसाइल हैं उन सबों को जो है थाईलैंड को देता है। तो जैसे इनकी एक्सरसाइज जो है कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहली एक्सरसाइज इंडो थाई कॉर्पेट हम जानते हैं, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज मैत्री के अंतर्गत जो कि 2015 से चल रही है, उसमें भी इंडिया थाईलैंड पार्टिसिपेट करते हैं। और एक मल्टीलेटरल जो है एक्सरसाइज कोबरा है, कोबरा गोल्ड, इसमें एशिया पैसिफिक के बहुत सारी मिलिट्री नेशन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक जो है एक्सरसाइज है। तो ये कुछ डिफेंस कॉपरेशन की बात होगी। तो चलिए आते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन जो बायलैटरल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि जॉइंट कमीशन है दोनों के बीच में, और फॉरेन ऑफिस का कंसल्टेशन ऑफिस है इनके बीच में, जॉइंट टास्क फोर्स। और फिर कनेक्टिविटी अगर देखा जाए तो एक इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे है जिसे IMT हाईवे भी कहते हैं। और बिम्स्टेक के अंतर्गत एक नेटवर्क बनाया गया था जिसे एशिया हाईवे नेटवर्क कहते हैं। तो वो बिम्स्टेक के अंतर्गत बनाया गया है। तो एक कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। फिर उसके बाद कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू आप जानते हैं, जितने भी हमारे साउथ ईस्टर्न नेशन है ज़्यादातर वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और बुद्धिज़्म जो है ये मेनली एक कॉमन थ्रेड हो जाता है कल्चरल जो कनेक्टिविटी बनाने के लिए किसी भी नेशन में, क्योंकि आप जानते हैं हमारे इंडिया से ही बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ है। और जैसे कि लुम्बिनी हो गया, लुम्बिनी तो नेपाल में है, तो मोस्टली अगर किसी को विज़िट करना होता है तो इंडिया के थ्रू ही विज़िट होती है। तो लुम्बिनी है, बोध गया है, सरनाथ है, और फिर कुशीनगर है। तो ये कल्चरल टाइप बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है किसी भी दो कंट्रीज़ के रिलेशन को बनाए रखने में। और फिर रीजनल कोऑपरेशन के लिए जैसे हो गया एशियान हो गया, फिर उसके बाद ईस्ट एशिया समिट हो गई, फिर बिम्स्टेक, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, और IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये सारे जो रीजनल कोऑपरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के इंडिया और थाईलैंड दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर उसके बाद पीपल टू पीपल अगर कनेक्ट देखा जाए तो करीब 2.5 लाख पीपल जो हैं इंडियन ओरिजिन के वो थाईलैंड में रहते हैं। तो ये बात हो गई इंडिया थाईलैंड के रिलेशन की। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि अभी एक वॉल्केनो है, टोंगा वॉल्केनो, उससे रिलेटेड है।
अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए रहा है कि जनवरी 2022 में ये इरप्ट हुआ था और अभी तक इसमें इरप्शन चल रहा है और इसके इरप्शन की वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि काफ़ी डिफरेंट रहे हैं बाकी वॉल्केनिक इरप्शन से जो कि पास्ट में हुए हैं। तो इसको हम देखेंगे। तो ये जो टोंगा है, ये टोंगा एक टोंगा वोल्केनो जहाँ पे है, इसका पहले लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये पैसिफिक ओशन है, आप जान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है, फिर उसी के ऊपर एक टोंगा जो है ये यहाँ पे एक ये ओशन में जगह है जहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ है। ये फिजी से थोड़ा सा दूर पे एक्चुअली जब ये वोल्केनो का इरप्शन स्टार्ट हुआ है तो सुनामी वेव्स देखी गई हैं फिजी में, जो आप देख रहे हैं इसका बहुत ही पास में ये नेशन है। और वनुआटू आइलैंड, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, लास्ट ईयर न्यूज़ में रहा है। और फिर न्यू कैलेडोनिया, सोलोमन आइलैंड, ये सारे इसके नेबर आइलैंड्स हैं। तो ये टोंगा की आप लोकेशन आप समझ गए होंगे। तो ये अभी जो वॉल्केनिक इरप्शन है ये जनवरी में स्टार्ट हुआ था। तो ये कहा जा रहा है मोस्टली क्या होता है जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है कहीं पे, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट लाता है एनवायरनमेंट में। कूलिंग इफेक्ट कैसे लाता है कि जब भी कोई भी वॉल्केनो जब इरप्ट होगा तो उसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो जाके एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके वो इकट्ठा हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर में चली गई, इकट्ठा हो गई बादल की तरह, तो ऊपर से अगर जो भी सनरेज आएंगी तो उनको रिफ्लेक्ट कर देंगी। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा सूर्य की किरणें जब धरती पे पड़ेंगी ही नहीं तो फिर हमारी जो धरती है वो गर्म नहीं होगी, तो एक तरह से कूलिंग इफेक्ट करेगी, ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगी। ये यूजुअली वॉल्केनिक इरप्शन में होता है। बट ये जो अभी टोंगा वॉल्केनो है ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने GIF डाला है, तो इसके अंदर ये एक ओशन के अंदर है, ये किसी उस पर नहीं, देखिए ओशन में है। और फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जब ओशन के अंदर इरप्शन हो रहा है तो आसपास का जो वाटर है वो गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर जो है इंक्रीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में। ये कहा गया है इससे जो वाटर वेपर निकली है वो 58,000 ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल के बराबर निकली है। और आपको पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है ग्लोबल वार्मिंग को या फिर एटमॉस्फेयर को वार्म करने के लिए? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वाटर वेपर का, जो कि हमारी अर्थ को गर्म रखती है। क्योंकि जो वेपर होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो आसपास के टेम्परेचर को अपने पास एब्जॉर्ब करती है। और इसके थ्रू इतना ज़्यादा जब वाटर वेपर इन्वायरमेंट में आ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं आप पानी के अंदर है तो ओशन वाटर इसका गर्म हो रहा है, जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर ये काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। और इससे जो गैसेस निकल रही हैं वो जाके इस स्ट्रेटोस्फेयर में ये जाके कलेक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो सकता है, वहाँ की केमिस्ट्री, वहाँ की डायनेमिक्स को चेंज कर सकती है। तो एक तरह से इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होने वाले हैं ये जो टोंगा वोल्केनो है इसके। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि लचित बोरफुकान से रिलेटेड है। ये अभी असम के जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो स्कूल की टेक्स्ट बुक हैं उनके अंतर्गत ये लचित बोरफुकान के लिए कुछ उनको इंक्लूड किया जाए, कुछ चैप्टर इंक्लूड किए जाए ताकि बच्चे उनके बारे में जानें। तो ये है क्या, ये हैं कौन? तो ये जो लचित बोरफुकान, ये बोरफुकान इनका टाइटल नहीं बल्कि इनकी पोस्ट है। जैसे लोग लिखते नहीं है, आपने देखा होगा फेसबुक पे इंजीनियर रीमा, इंजीनियर सीमा, इस टाइप से। तो ऐसे इनकी पोस्ट है ये बोरफुकान, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इंजीनियर वाली पोस्ट नहीं है। तो फिर ये एक्चुअली आप जानते हैं बैटल ऑफ सरायघाट काफ़ी फेमस बैटल है, जिसमें ये कहा गया था जो मुग़ल थे उनको हरा दिया गया था किसके द्वारा? एक छोटा सा किंगडम जो आप अहोम किंगडम, अहोम डायनेस्टी रही थी असम की, उन्होंने बैटल ऑफ सरायघाट में हरा दिया था मुग़ल्स को। तो ये बहुत फेमस बैटल है। तो ये 17th सेंचुरी में हुआ था। तो इस बैटल में जो मेन किरदार जिनका रहा था तो वो लचित बोरफुकान थे, जो कि जिन्होंने मुगल्स को डिफीट किया था। तो इसलिए ये बहुत ही चर्चित हस्ती रहे हैं असम के। तो इसीलिए कहा जा रहा है इनको इंक्लूड किया जाए स्कूल टेक्स्ट बुक में ताकि बच्चे इनके बारे में जानें। तो ये बोरफुकान जो है, ये जो पोस्ट है, ये किस चीज़ से रिलेटेड? ये मेनली आहोम किंगडम जो है उसकी ये पोस्ट है, उसकी एक बहुत फेमस पोस्ट थी, जिसमें जैसे 5 पत्रा मंत्री, जैसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे इंडिया में होती है, कैबिनेट होती है, तो एक तरह से ये कैबिनेट होती है 5 लोगों की, जिसमें जो है
ये इसमें से ये जो 5 लोग होते हैं इनको बोलते हैं बोरपू खान, जो कि काउंसलर होते हैं। और इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनको एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर कि मतलब कि हमारे जो हाई कोर्ट के जज हो गए ये वो भी हो गए, चीफ जस्टिस भी की भी पावर इनके पास, और एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट की भी पावर है, प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ ये जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी ये, आहोम किंगडम से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि इंडिया और सॉरी इंडिया नहीं, ये ईरान से रिलेटेड। अभी ईरान न्यूक्लियर टॉक चल रही है, जैसे आप जानते हैं कि ईरान पे बहुत समय से सैंक्शन लगाए जा रहे हैं ट्रम्प के कार्यकाल से, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, भूतपूर्व प्रेसिडेंट। तो उन्हीं के टाइम पे ये जो JCPOA है, ये एक साइन की गई थी ईरान के साथ ट्रीटी। तो ये JCPOA जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। तो इसमें 5 कंट्री जिन्हें P5 परमानेंट 5 कहा जा रहा है, +1, ये जो +1 है ये जर्मनी है। तो इनके बीच में किसके साथ, ईरान के साथ एक डील साइन की गई थी, जिसमें ईरान को ये बोला गया था कि आप जो भी न्यूक्लियर जो मटेरियल है उन पे नज़र रखा जाएगा, ताकि ईरान जो है अपना खुद का जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब इस टाइप की चीज़ें ना बना पाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ना कर पाए। तो इसके अंतर्गत ये था कि एग्री किया था ईरान ने कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उन सबको डिसमेंटल कर देगा, हटा देगा, और कभी भी कोई भी इंटरनेशनली जैसे मेनली IAEA जो होती है वो जाके इंस्पेक्शन करती है अलग अलग देशों में। तो जो भी इंटरनेशनल इंस्पेक्शन होंगे वो कोई भी कंट्री कर सकती है, मोस्टली इन्हीं के हाथ में होता है। क्या वो अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर बॉम्ब इस टाइप की चीज़ें नहीं बना रहे हैं तो कभी भी चेक किया जा सकता है। तो इसके अंदर ईरान ने अग्री किया था ये। लेकिन जब ट्रम्प जी के कार्यकाल में ये हो गया था कि ईरान जो है, ये बातें हो रही थी कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, तो एक तरह से इस ट्रीटी का उल्लंघन हो गया था। तो फिर यूएसए ने डिसाइड किया था कि वो इस ट्रीटी से बाहर निकल रहे हैं, और यूएसए ने, आप जानते हैं, ईरान पे सैंक्शन लगाए हैं। काटसा एक्ट आप जानते हैं, वो इससे रिलेटेड है। तो इन सैंक्शन से ये हो गया था कि ईरान को बहुत ही दिक्कत होने लगी, जैसे उनका तेल कोई नहीं खरीद पा रहा था, तो धीरे धीरे उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही उसके बुरे प्रभाव हो रहे हैं। जब भी कोई भी कंट्री सैंक्शन लगती है किसी भी कंट्री पे, तो उनकी इकोनॉमी एकदम चरमरा जाती है। तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने के बाद ईरान ने फिर से अग्री कर लिया है कि ये जो JCPOA था, ये दोबारा इस एग्रीमेंट पर दोबारा बात होगी, और उसको जो है न्यूक्लियर टॉक आगे की जाएगी, जो कि अभी वियना में हो रही है। और किसके साथ, यूरोपियन यूनियन जो है वो इनकी मध्यस्थता करेगा, मीडिएशन करेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है अभी इंडिया चाइना ने डायलॉग किए हैं किससे रिलेटेड, कि अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आप जानते हैं कि हमारा जो कश्मीर का जो ये एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना और इंडिया के बीच का जो एक बॉर्डर तो नहीं, जहाँ तक इंडिया ने जो चाइना ने जो कंट्रोल करके रखा है, और जहाँ पे दोनों की आर्मी जो है रहती हैं, ये रीजन इसे LOC कहते हैं, LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC जो पाकिस्तान के साथ है उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इससे रिलेटेड अभी ये न्यूज़ में रही है कि बार बार जो वायलेशन किया जा रहा है चाइना के द्वारा वहाँ पे एयर स्पेस का, कि हमारे एयर में जो इंडिया का जो रीजन है, एरियल रीजन है, यहाँ पे काफ़ी उनके जो प्लेन्स है, फाइटर जेट है, ये सब देखे गए हैं। तो एक तरह से वायलेशन हो रहा है इसका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। तो ये इसलिए न्यूज़ में आता है। तो ये अभी डिस्कस किया गया है कि अभी दोनों कंट्रीज़ जो हैं एक साथ बैठेंगी, और जो एयर स्पेस का जो वायलेशन हो रहा है इस पे बात करेंगी, और दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा कि आप भैया आप अपने रीजन में रहिए, मेरे रीजन में मत आइए, मैं आपके रीजन में नहीं आऊँगा, ताकि दोनों के बीच में कोई दिक्कतें ना बढ़े। तो ये इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है ये टॉक। तो ये अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया 1996 का है। तो जितने भी ये जो अग्रीमेंट था, इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि जो जितने भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में आप जानते हैं जो कि फाइटर बॉम्बर आते हैं, रिकॉनेसेंस, मिलिट्री ट्रेनर, आर्म्ड हेलीकॉप्टर, ये जितनी भी जैसी भी जो एयरक्राफ्ट होंगे जिसमें आर्म कुछ लगी होगी, जैसे कोई भी हथियार टाइप का कोई मिसाइल है, तो वो
10 किलोमीटर के रीजन के अंदर नहीं आएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ये इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि कब किया गया था, 1996 में किया गया था। तो एक तरह से चाइना इसका बार बार वायलेशन कर रहा है, तो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में टॉक स्टार्ट हुई है। तो इससे जो है, इसलिए हमारा ये जो रीजन है ये थोड़ा न्यूज़ में आ गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ इंडिया के जो अभी तक की प्रोग्रेस हुई है उस रीजन में वो देखेंगे। जैसे हमारा इंडिया का काराकोरम पास यहाँ पे है, जो चाइना को और इंडिया के बीच में है, ये हिमालयन रीजन में। और फिर उसके बाद दौलत बेग ओल्डी रोड, जो कि इंडिया ने अभी बनाई है, दौलत बेग ओल्डी रोड, जो कि कनेक्ट करेगा मेन लैंड से, मतलब कनेक्टिविटी इस रीजन में बढ़ाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं पहाड़ी इलाका, यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है, कि अभी मान लो दिक्कत हो जाती है तो हमें प्रॉपर वहाँ पे रोड का सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारी आर्मी वहाँ पे पहुँच पाए। और फिर उसी के नीचे दपसांग ला, ये जो है प्लेन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके नीचे चुशुल वैली, यहाँ पे आप देखते हैं अक्सर चाइना और इंडिया के बीच में दिक्कतें यहाँ पे चुशुल वैली में दिखाई देती हैं। फिर पैंगोंग सो लेक, आप जानते हैं पैंगोंग सो लेक इन यहाँ पे बॉर्डर के अराउंड है, जहाँ पे कुछ पोर्शन है, आधी जो लेक है वो चाइना के पास है और थोड़ा पार्ट इंडिया के पास है, मतलब आधी तो नहीं, 2/3 पार्ट करीब चाइना के पास है, 1/3 पे इंडिया का कंट्रोल है। तो ये सारे जो हमारे इम्पोर्टेंट रीजन है जो अक्सर न्यूज़ में रहे हैं, तो इनका जानना हमें इम्पोर्टेंट था। तो अगर हमारा जो क्वेश्चन था, जो बात कर रहा था नॉर्थ से साउथ को करना है, इनको अरेंज करना है, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारा काराकोरम पास है, फिर उसके बाद दौलत बेग ओल्डी रोड है सेकेंड नंबर पे, फिर पैंगोंग सो लेक है सबसे लास्ट में, और दपसांग प्लेन यहाँ थर्ड पे है। तो आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड, फिर ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ पे, सबसे लास्ट में पैंगोंग सो लेक है। तो इनका नॉर्थ से साउथ हो गया अरेंजमेंट। फिर उसके बाद बोल रहा है JCPOA में इंक्लूड है इंडिया, चाइना, रशिया। तो आप जानते हैं इंडिया इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद है टोंगो वोल्केनो, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हमने इसकी लोकेशन देखी थी, ये कहाँ पे, ये पैसिफिक ओशन में, ना कि मेडिटेरेनियन ओशन है, पैसिफिक ओशन में है। और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसके बगल में है, न्यूजीलैंड के ऊपर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है बोरफू खान एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है चोला डायनेस्टी की, तो हमने ये देख लिया, ये जो पोस्ट है ये चोला डायनेस्टी की नहीं है, अहोम डायनेस्टी की है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।